ना तो गुरुदेव वो हिंदी बोल सकते थे, ना बापू वो बांग्ला बोल सकते थे। वो जाहिर है कि अंग्रेजी में बात करते थे, वरना वो कहेंगे कि बापू बोकरी का दूध पियोगे, तो बोकरी बोकरी थोड़ी करेंगे, बापू बोकरी का दूध पीने के लिए। तो वो भी, उनकी हिंदी भी खराब होती है, उनकी बांग्ला खराब होती है, दोनों जबानें खराब होती हैं अंग्रेजी में। और वो अंग्रेजी ही का कोट दिया है उन्होंने, वेयर ही सेज कि गुरुदेव, इफ यू कैन डू नथिंग एल्स फॉर मी, you can at least put these Bhadralok to sit down and spin. You can lead the whole nation if you spin yourself. And Gurudev says, poems I can spin, songs I can spin, but what a mess I would make, Gandhiji, of your precious cotton. I thought, वो लगी रही कहीं ना कहीं उनकी आपस में, एंड एजुकेशन वाज हिज प्रायोरिटी। बल्कि पंडित जी एक जगह कहते हैं कि उन्हीं का लिखा हुआ, उनके अपने अल्फाज में अंग्रेजी में उन्होंने वो फॉरवर्ड जो लिखा है फर्स्ट 10th सेंटेनरी पे, पंडित जी कहते हैं कि आई वॉज इरिटेटेड विद हिज एटीट्यूड बिकॉज ही वुड डिफर विद बापू ऑन every subject, on every step, on everything that he would say, he differs with it. And for पंडित जी जाहिर है कि बापू का कहा, ईमान का कहा, तो पंडित जी में जरा सा पानी, तो इसलिए उनको इस बात पे इरिटेशन हुई पंडित जी ने, एंड ही राइट्स इट इन वेरी क्लियर वर्ड्स। एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि कहना बापू का, खास तौर पे जिस तरह की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बंगाल में पैदा हुई। थैंक यू। बिल्कुल नहीं, क्लास में खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ टीचर्स बैठते हैं। कि आप ये जो नौजवान जिस तरह से इस तरह की इनकलाबी मूवमेंट्स में हिस्सा लेते हैं, और वायलेंस है, ही वाज नेचुरली, नॉन वायलेंस वाज द मोटिवेशन, वाज द न्यू पॉलिसी, या नए जो गांधी जी जिसके महात्मा हैं जिस बात के। तो वायलेंस आपके कहने से गुरुदेव का असर वो जानते थे कि ये जो करेंगे ये पूरा बंगाल करेगा, और बंगाल करेगा तो पूरा हिंदुस्तान करेगा। उस दौर का, बल्कि ये कहावत थी, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये उस वक्त की कहावत बनी हुई थी ब्रिटिश पीरियड में। और उनसे कहा कि आप इनको मना कीजिए कि ये, और वही कि कविता तो शायर कविता न कहे तो क्या कहे, और बड़ा दोगला है शख्सियत। न झूठ बोले कभी कभी, न कहे कभी खरा खरा। ये कवि की खूबी है, बात तो सच्ची कहेगा, जरा घुमा के कह देता है, बस उसमें एक अंदाज बना देता है ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। तो उसने कहा कि बापू लिख के भेजा, वो जो रथ गुजर रहा था गली से, राजा का रथ है, और सारे के सारे उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं गली में, रास्ते में, जिस रास्ते से रथ गुजरेगा, और जिसके पास जो है, गहना है, मोती है, हीरे हैं, हार है, पन्ना है, जो जो जिसके पास पूंजी है, जो जिसको नजर आया उसके पास कीमती है, उसके ऊपर फेंक दिया। और जिस वक्त वो रथ गुजर रहा था तो एक शख्स, एक नौजवान लड़का, उसने सामने आके लेट गया, उसके ऊपर से रथ गुजर गया, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशियस, उससे ज्यादा कीमती चीज, अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती चीज उसके पास और नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी दे दी, क्योंकि वही सबसे कीमती चीज थी।
सो इन्हें मना मत करो बापू, इनके पास सबसे कीमती चीज यही है, इसीलिए दे रहे हैं, इसीलिए। और वो जस्टिफाई करते हैं उस पूरी मूवमेंट को। मैं ये पूरी पुस्तक आपको नहीं सुनाने के लिए लाया हूँ, लेकिन इसमें एक नज़्म है बाद की जो इसी सब्जेक्ट को छूती है, तो मेरा ख्याल था कि मैं ये सुना दूंगा आपको। अगर अच्छा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने मराठी में कर दिया है। अब मैं मराठी भी थोड़ी बहुत समझता हूँ और जानता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और अंग्रेजी भी जानता हूँ जो गुरुदेव ने खुद ट्रांसलेट की है, और बंगला भी जानता हूँ। तो मुझे बड़ा फायदा होगा इस किताब से। मैं इसमें से बहुत कुछ नकल करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्योंकि मैं टैगोर को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आजकल अनुवाद कर रहा हूँ उनका। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन, बड़ी ख्वाहिश है कि टैगोर फॉर चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया। हैरत है कि हमारे सिलेबस आज तक चेंज नहीं हुए। आज भी मुझे कोई एतराज नहीं है, शेक्सपियर जरूर पढ़ाइए हमें, पर हमें शेक्सपियर के साथ कालिदास भी तो पढ़ाइए, कालिदास पढ़ाइए, टैगोर पढ़ाइए। खुदा करे कि आपने जो ये अनुवाद किए हैं इसमें से कुछ नज़में हमारे टेक्स्ट बुक्स में लग जाए तो बच्चे टैगोर को जान लेंगे। टैगोर should be known in this country like poet the laureate that he is। हमारे मुल्क के, हमारे देश के poet the laureate जो बड़े कवि हैं, जो महाकवि हैं, इनका जानना। हम कुसुमाग्रज को भी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। तुकाराम को भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। कबीर को पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज के दौर से जो इस जनरेशन का कांटेक्ट हो, जो इस दौर के साथ आज की जनरेशन समझ सके, उसके साथ कांटेक्ट कर सके, इन बच्चों को वो तो मिले, वरना उन्हें पंचतंत्र भी समझ में नहीं आता कि इसका एप्लीकेशन क्या है। और हम घूम घुमा के उन्हें बच्चों को कहानियां देते हैं, तो फिर वही महाभारत, फिर वही पंचतंत्र। टैगोर दे दो, अच्छा लगेगा उन्हें और पढ़ेंगे। तो मैंने बल्कि बच्चों के लिए जो टैगोर है, कुछ नज़में आजकल पब्लिश कर रहा हूँ, किसी वक्त मौका लगेगा तो आप लोगों को वो भी सुनाएंगे, जो बहुत रेलेवेंट है हमारी जनरेशन के लिए। आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा मां। एक लड़की अपनी मां से कह रही है, ये रथ है, वो रथ जिसका जिक्र टैगोर ने बापू से किया, वो रथ आजादी का रथ है, वो उस मूवमेंट का रथ है, उस आजादी का रथ है। उसके लिए कहा उन्होंने कि बापू उससे ज्यादा कीमती चीज उनके पास नहीं है, वो अपनी जानें दे रहे हैं, इसलिए कि वो आजादी का रथ निकल रहा है। आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा मां। आज किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, क्या पहनूं मैं, बाल संवारूं कैसे मां, मुझको ऐसे हैरत से क्यों देख रही हो, जानती हूं वो एक दफा भी ऊपर मेरी खिड़की पर न देखेगा, पलक झपकने में वो आंख से ओझल भी हो जाएगा, दूर से बस शहनाई की आवाज ही हिचकियां लेती मुझ तक आएगी। लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरेगा जब, मैं पूरी सज जाऊंगी मां, मैं पूरी सज जाऊंगी। एंड देन पलट के कहती है, ये ओरिजिनल बांग्ला में है, मैंने सिर्फ अनुवाद किया है तो इसलिए, ओ मां राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा था जब सुबह का सूरज उसके रथ पर चमका था। ये रथ उस आजादी का जो आने से पहले उन्हें नजर आता था, जिसे वो देख रहे थे। ओ मां राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा था जब सुबह का सूरज उसके रथ पर चमका था, मैंने पर्दा हटा दिया था चेहरे से और पन्नों की माला तोड़ के अपने गले से रथ की राह में उछाल दी थी। क्यों हैरत से देख रही हो मुझको मां, जानती हूं वो माला उसने नहीं उठाई, जानती हूं वो माला उसने नहीं उठाई, वो रथ के पहिए के नीचे ही चूर हुई, लाल रंग का दाग जमीन पर छोड़ गया रथ। कोई जान सका ना मेरा तोहफा क्या था, किसके लिए था,
लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा और मैंने अपने गले का जेवर उस पर निछावर कर डाला। माँ, ये कवि होने के नाते पूरी नेशनल मूवमेंट के हिस्सेदार थे। पूरी नेशनल मूवमेंट को अपनी नजर से देख रहे थे, अपनी भावनाओं के साथ देख रहे थे, और उसके बावजूद पिछली ट्रेडिशन से निकल के नई ट्रेडिशन पैदा कर रहे थे। उन जिनका जिक्र किया आपने, जो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, उनकी नीस या अंकल कह के लिखा है उन्होंने, जिसमें लिखते हैं कि उसने उन गानों के नाम भी लिखे हैं, जिक्र किया कि सारे कजन ब्रदर्स में बैठ के जब इंग्लैंड गए थे वहां पे, तो अंग्रेजी के गाने गाया करते थे। अंग्रेजी के गाने साथ साथ में गाते थे, और वो उन दो गाने जो उनके फेवरेट थे, वोंट यू टेल मी मोली डार्लिंग, एक ये और एक गुड बाय स्वीट हार्ट गुड बाय। और ये जब करते थे, ये गाते थे अंग्रेजी में, तो मौकरी करते थे अंग्रेजों की, और साथ डांस भी करते थे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक एंड दिस डांस। वो वेस्टर्न नोट्स, उनकी जानकारी, और लाके जिस वक्त हमारे फोक सॉन्ग्स को शक्ल दी है, तो वो रविंद्र संगीत की तरह से उसका नाम बन गया। वो एक नया रुख, जो सिंथेसिस ईस्ट और वेस्ट का जो पैदा हुआ म्यूजिक का, कल्चर का, दैट वाज रविंद्र संगीत। जहाँ से जिसके लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े, और रिकॉर्ड तोड़े उसके अपना के भी, और रिकॉर्ड तोड़े लाके वो काले तवे वाले भी रास्ते पर भी, जो गुस्से में भी थे। बहुत से लोग नाराज भी हुए, और बहुत से लोगों ने अपनाया भी। तो बल्कि एक वाक़या है, एक जगह कारवाड़ में ठहरे थे आके, जहाँ उनके साथ जो पहले ICS थे उनके अंकल, और कारवाड़ में वहाँ कर्नाटक फोक सॉन्ग इन कर्नाटक लैंग्वेज कई तरह से एक बड़े बरगद की तरह वो पढ़ते रहे। और बरगद की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अपनी ग्रोथ के अलावा वो जैसे जैसे फैलता जाता है, वो अपनी जड़ें जमीन पर और फेंकता रहता है, और जमीन पर फेंकता रहता है। और उन्होंने अपनी जड़ें जिस तरह से फेंकी हैं, वो तमाम हिंदुस्तान के ऊपर वो हावी है, वो जगह है उनके लिए, उनके फलने के लिए, जिससे कई बरगद पैदा हो सकते हैं। मैं बल्कि ये देख रहा हूँ आज के उस माहौल में कि विश्व भारती के राइट्स खत्म होने के बाद जिस तरह से टैगोर जगह जगह नजर आने लगा है और पब्लिश हो रहा है, वो मुझे लगता है कि वो हमारे साथ 50 साल क्यों बांधा हुआ था वहाँ पे, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत बड़ा काम हो रहा है। और वो सिर्फ लिटरेचर ही में नहीं, सिर्फ कविता ही में नहीं, ड्रामे में भी, पोइट्री में लिखे हुए उनके गाने, पोइट्री में लिखी हुई उनकी कहानियाँ, पोइट्री में लिखे हुए उनके प्लेस, वो जगह जगह। एंड वो ज़रूरी है कि हम इस जनरेशन को वो मुहैया कर सकें। मैं एक दफ़ा फिर इसीलिए आपको दाद देता हूँ इस बात की कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनकी, आपने भी ट्रांसलेट किया है, मैं इजाज़त हो तो उस तरह तो नहीं पढ़ सकता, न कर सकता हूँ उतना जितना आपने किया है, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह को शायर की जिम्मेवारी का जिक्र करते हैं, ओ शायर शाम सर पे आ गई है, तुम्हारे बाल पकने लग गए हैं। उसमें है कबीर बॉयश, और आपने वही टाइटल दिया है, तो मैंने पढ़ी, बहुत खूबसूरत लगा वो। तो आई विश कि मैं मराठी में पढ़ता और आप उर्दू में पढ़ते। ओ शायर शाम सर पे आ गई है, तुम्हारे बाल पकने लग गए हैं, कभी तन्हाई में जब बैठते हो सदा आती नहीं क्या आकबत की। आकबत इज परलोक, बंगला में भी परलोक इस्तेमाल किया है, हिंदी में भी परलोक है, और आपने भी
उस लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि उसे आकबत कहते हैं, मौत के बाद वो दूसरा जहां। वो शायर शाम सर पे आ गई है, तुम्हारे बाल पकने लग गए हैं, कभी तन्हाई में जब बैठते हो सदा आती नहीं क्या आकबत की। हुई है शाम, शायर ने कहा, मैं सुन रहा हूं, अचानक आज भी कोई मुझे आवाज दे ले तो, अगरचे हो चुकी है देर तो क्या। कहीं जंगल किनारे आज भी दो दिल मिले, और उनकी दो खामोश आंखें मांग ही ले मुझसे कोई बोल तो क्या। कहो तो कौन उनके मन की बातें साज के तारों पे रखेगा, अगर बैठा किनारे पर भला मंदा गिनूं मैं आकबत सोचूं। सितारा शाम का गुम हो चुका है, चिता बुझने लगी है जो नदी पर जल रही थी, थकी सी चांदनी में दूर खंडर से सुनाई दे रहा है गीदड़ों का रेंगना। मुसाफिर कोई घर इस रात में आकर सुने अंधेरों की सरगोशियां, बताओ कौन उसके कानों में फूंकेगा आकर ये सारे राज जीने के। अगर मैं जिंदगी से तोड़कर रिश्ते अभी बंद कर लूं दरवाजे, मेरे पकने लगे हैं बाल पर उन पर नजर क्यों है। मेरे पकने लगे हैं बाल पर उन पर नजर क्यों है। कोई हंसता है आंखों से किसी के चेहरे पर मासूम सादा सी हंसी है। कोई हंसता है आंखों की कनखनी से, कोई आंसू छलक जाते हैं आंखों से, कोई आंसू सुखा देता है मन ही में। जवानों और बुजुर्गों में सभी की उम्र का हम उम्र हूं मैं। जवानों और बुजुर्गों में सभी की उम्र का हम उम्र हूं मैं। सभी अब तक मुझे आवाज देते हैं, मुझे फुर्सत कहाँ मैं आकबत सोचूं। मैं हर एक उम्र में हम उम्र हूं सबका, अगर पकने लगे हैं बाल मेरे बाल पकने दो। बहुत खूबसूरत नज़्म है जो, लेकिन एक चीज और एक अंदाज गुरुदेव का अगर इजाजत हो कि शायर को देखना है, अपने आप को देखते हैं। शेषर कविता में जो नॉवेल जो आखिर शेषर कविता में सबसे मजेदार बात यह है कि उसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक मॉडर्निस्ट जो टैगोर को एक्यूज करता है और उन्हीं का लिखा हुआ, और वो अपने आप को उसमें क्रिटिसाइज कर लेते हैं, जो बड़ा खूबसूरत अंदाज है, जो बड़ा मुश्किल है कि वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट के किस तरह से उसमें शेषर कविता में लिखते हैं। और वो एक बच्चा होकर कैसे देखते हैं कवि को, बहुत मजेदार है कि वो अपने आप को देख रहे हैं। अब वो बच्चा या वही है या कोई और है, उनको देख रहा है। अब लिख रहे हैं, बाबा बैठे पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इमेजिन अ चाइल्ड टेलिंग टैगोर or a child telling the mother, or Tagore himself as a child saying it. बाबा बैठे पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ, सच कहना क्या कुछ समझी तुम। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ, सच कहना क्या समझी, कुछ समझी तुम। ये सब लिखने से क्या हासिल होगा। कितनी अच्छी अच्छी कहानियां कहती हो तुम, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां कहती हो तुम, वैसा कुछ क्यों लिखते नहीं बाबा। दादी माँ ने बाबा को क्या परियों वाली कोई कहानी कभी नहीं सुनाई, या वो सारी भूल गए हैं। स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो। खाना परोस के बैठी रहती हो तुम, उनको वो भी याद नहीं रहता। सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो
पाजी पाजी कह के मुझको डांटते हो। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कह के मुझको डांटती हो। थोड़ा सा भी शोर करूं तो बोलती हो, देख नहीं सकते क्या बाबा बैठे लिखते हैं? बोलो तो सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा? बोलो तो सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा? मैं बाबा के कागजों पर जब कलम दवात से क ख ग लिखता हूं तो क्यों गुस्सा करती हो तुम? बाबा जब लिखते हैं तो तुम कुछ भी नहीं कहती। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं। लाइनों वाले, अच्छा टैगोर ने लफ्ज लाइन ही लिखा है, सत्रों वाले ये नहीं, लाइन ही लिखा है बांग्ला में। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं। नाव बनाने को मैं एक उठा लूं तो कह देती हो कागज नष्ट नहीं करते। सादा कागज लिख के काले करने से क्या नष्ट नहीं होते? मैं साहब ये सब गुरुदेव पाठ करने के बाद एक छोटी सी कविता अपनी सुनाना चाहता हूं जो टैगोर पे एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। भेली, गुड़ की भेली आप जानते हो, जो गोल सी जमा के रख ली है उसने सर पे। एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडराती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी? कविता धन्यवाद. भयशून्य चित्त जेथ हे ग्रंथालयाचं पुस्तक बाहेर सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध आहे आणि स्वतः सर त्या पुस्तकावर स्वाक्षरी करणार आहेत, अर्थात विकत घेतलेल्या पुस्तकांवर. कार्यक्रम संपलेला आहे. धन्यवाद. काहीतरी बोलून घेतलं तू.
चिन्ह दाखवा आणि ते देतील.